दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के तहत फिजिक्स के ध्वनि, तरंग गति एवं मापन के चैप्टर को। इन तीनों टॉपिक्स को करने के साथ साथ हम आज के वीडियो में देखेंगे जितने भी फिजिक्स के कुछ रूल्स होते हैं उनके कुछ जो भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनके एग्जांपल से क्वेश्चन बनते हैं तो हम उनको भी देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा आपको पता मैं आपको टॉप 26 टॉपिक करा रहा हूँ जीके जीएस के, उसके तहत ये हमारा 20वां वीडियो है और आने वाले 2-3 दिनों में ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ मापन दिए हुए हैं और उसकी मापक इकाइयाँ दी हुई हैं और मैंने सारे नहीं लिखे हैं, जितने फिजिक्स में वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं या बन सकेंगे मैंने उन्हीं को लिखा है। आप इनमें से अगर कोई आता है तो गलत मत करिएगा और जो भी आएगा वो इन्हीं में से आएगा, इसलिए जो मैं करा रहा हूँ वो नहीं गलत करना है। ठीक है, और बाकी इन सभी जो भी मैं वीडियोस करा रहा हूँ सारी की सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे दी जा रही, तो आप सब जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि पीडीएफ मिलती रहे और आप वहाँ से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र क्या है। एक चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, वो है हाइड्रोमीटर। जब भी कभी भी द्रव की बात आए, ठीक है, मतलब किसी भी लिक्विड की बात आए, पानी की बात आए, तो वहाँ पे हमेशा हाइड्रो या हाइड्रा टाइप का चीज़ होगा। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व है तो वो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। अब आर्द्रता मापक यंत्र क्या होता, तो वो हाइग्रो होती। जहाँ पे भी आर्द्रता की बात आए, नमी की बात आए, ठीक है, ह्यूमिडिटी की बात आए, तो वहाँ पे हाइग्रा हो जाता या हाइग्रो हो जाता। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापते हैं। ठीक है, जो ध्वनि होती है उसकी जो पिच कितनी, तीव्रता कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो सब ऑडियोमीटर से मापी जाती है। समुद्र की गहराई वो फैदोमीटर या फैथोमीटर से मापते हैं। उड़ते विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापते हैं। ठीक है, जो विमान उड़ रहा होता है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसको हम अल्टीमीटर पे मापते हैं। सूर्य किरणों की कितनी तीव्रता होती है, यह एक्टियोमीटर से मापते हैं। ठीक है, सूर्य के किरणों की जो तीव्रता है वो एक्टियोमीटर से मापते हैं। उच्च ताप जो है वो पायरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा, जब भी कभी बहुत ज़्यादा ताप मापना होता है, ठीक है, तो उसको पायरोमीटर से मापते हैं और बहुत ही निम्न ताप मापना होता है तो उसको क्रायोमीटर से मापते हैं। जहाँ पे भी पायरो आ जाए, एक आप ट्रिक समझो, वहाँ पे हमेशा हाई टेम्परेचर की बात होगी और जहाँ पे भी क्रायो आ जाए, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर की बात होगी। बहुत ज़्यादा जब मैं कहता हूँ तो मतलब 0 से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, नीचे की बात होती है। फिर अगला है हमारा वायु की शक्ति और गति किसके द्वारा मापते हैं, तो वायु यानी कि हवा की जो शक्ति है और हवा की जो गति है वो एनीमोमीटर से मापते हैं। वर्षा मापक यंत्र होता है यूडोमीटर, ये आप याद रखेंगे, और वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र रेन गेज होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्षा मापक यंत्र यूडोमीटर, लेकिन वर्षा कितने सेंटीमीटर हो ये मापना हो तो ये रेन गेज से मापते हैं। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको कराई आप इतना याद रखें, आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये बन जाता है कि अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष में होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, मतलब जब आपको दूर का साफ दिखाई नहीं देता तो उसमें अवतल लेंस लगता है। वाहनों की जो हेडलाइट होती है, याद रखिए, वाहनों का साइड मिरर नहीं, वाहनों की जो हेडलाइट होती है सामने वाली, उसमें लगता है आपका अवतल लेंस। दाढ़ी बनाने में जो शीशा होता है वो अवतल लेंस का होता है। दांत के डॉक्टर के द्वारा जो देखा जाता है शीशे से वो भी अवतल लेंस ही होता है और मोतियाबिंद के इलाज में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखेंगे उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दूरदृष्टि दोष में लगता है, यानी कि जब पास का साफ दिखाई नहीं देता है। वाहनों के साइड मिरर में, जो आप बाइक वगैरह चलाते हैं जो साइड मिरर लगे होते हैं, उसमें हमेशा उत्तल लेंस में होता है क्योंकि इसमें दूर तक का दिखता है और छोटा छोटा दिखता है। फिर ज्योतिष के द्वारा हाथ देखने में, याद रखना, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। घड़ी के अंदर के भाग को देखने में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और प्रयोगशाला में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब हम ध्वनि को देखते हैं। सबसे पहले तो आपके एग्जाम में जो पेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है वो ये कि ध्वनि मापने की या ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है, तो वो डेसिबल होती है। ठीक है, ध्वनि जो है वो डेसिबल में मापी जाती है और मनुष्य के जो सुन सकने की क्षमता है वो कितनी होती है, वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से अगर नीचे की ध्वनि है तो मनुष्य सुन ही नहीं पाएगा और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की है तो मनुष्य उसको मतलब ज़्यादा वॉइस की वजह से उसके कान में मतलब पी पी सी की आवाज़ आएगी और वो सुन नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे
कुछ जो बातचीत होती है या मतलब कुछ जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने कितने डेसिबल की हैं ये पूछी जा सकती है। तो हम लोग जो साधारण बातचीत करते हैं आम बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से, वो जो ध्वनि होती है वो 30 से 40 डेसिबल की होती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। फुसफुसाहट जो होते हैं, कभी कोई फुसफुसा के नहीं बोलते हैं, उसको 20 डेसिबल की वो होती है, इसीलिए हमें वो सुनाई दे जाती है। अगर इससे भी नीचे होगा तो वो सुनाई नहीं देगा। ट्रक और ट्रैक्टर जो निकलते हैं वो 90 से 100 डेसिबल होते हैं। जो सायरन बजाती हुई गाड़ियाँ निकलती हैं, चाहे पुलिस की हो एम्बुलेंस की हो, वो 110 से 120 डेसिबल की होती हैं। जो जेट विमान ऊपर उड़ रहे हैं वो 140 से 150 डेसिबल होते हैं। घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ होती है वो 30 डेसिबल होती है। और जो हृदय की धड़कन है वो 0 डेसिबल होती है। इसीलिए शायद वो सुनाई नहीं देती, बल्कि आप अगर उस पर टच करेंगे तो वो धड़कती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है, सुनाई नहीं देती है। तो ये हमारी हो गई मतलब आपकी ध्वनि। अब हम तरंगों को देखेंगे। तो तरंगों की में सबसे पहले देखेंगे तरंगों के कितने प्रकार होते हैं। तरंगों के 2 प्रकार होते हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। अयांत्रिक में आती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, और यांत्रिक में आती हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो ध्वनि के समानांतर चलती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, और अनुदैर्ध्य कहीं ना कहीं ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं वो अयांत्रिक में आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया, आप लोग याद रखेंगे। आवृत्ति इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंग दैर्ध्य, यानी कि आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी तरंग दैर्ध्य उतनी ही कम होगी, या फिर आवृत्ति जितनी कम होगी तरंग दैर्ध्य उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे दी गई हैं, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का बढ़ता या घटता हुआ क्रम दोनों ही आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस में ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है और तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले आती गामा किरण, फिर एक्स किरण, फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य, फिर अवरक्त, फिर माइक्रो या सूक्ष्म, या फिर रेडियो तरंग। अब इससे क्या समझ में आता है, जो चीज़ें समझ में आता है वो हम देखते हैं। आवृत्ति का अगर घटता हुआ क्रम है, इसका मतलब गामा किरणों की आवृत्ति सबसे कम होती है, और चूंकि आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य उल्टा होते हैं तो गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, या तो फिर आएगा इनमें से कोई भी 4 दे देंगे और पूछेंगे इसको सीक्वेंस में लगाओ, आवृत्ति का घटता क्रम या आवृत्ति का बढ़ता क्रम, तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम या तरंगदैर्ध्य का घटता क्रम। तो इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा और PDF डाउनलोड करके बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे कम और तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा। रेडियो जो किरणें हैं इनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है लेकिन तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, यही चीज़ इसमें सब में लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट लिखे हुए हैं कि सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी है, तो गामा किरणों की। क्यों? क्योंकि गामा किरणों की आवृत्ति कम होती है और तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, यानी कि दूर तक जाती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। और इनकी खोज पॉल विलार्ड ने की थी। तो याद रखना, गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने। रेडियो, टीवी, टेलीफोन में किन किरणों का यूज होता है? तो याद रखना, माइक्रोवेव्स या फिर लघु रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। कुहरे में फोटोग्राफी होती है अवरक्त किरणों से, ठीक है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो ध्वनि का तारतम्य होता है, तारतम्य मतलब जो पिच होती है, आपकी ध्वनि मोटी होगी, पतली होगी, कैसी होगी, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। एक ऐसे ही फैक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है। प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला, ये आप याद रखेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ दृश्य प्रकाश को देख लेते हैं। तो दृश्य प्रकाश की बात करें तो आप सब ने पढ़ा होगा बैनिया पिनाला, तो उन्हीं को लिखा गया है। और इसमें जो है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये आवृत्ति का घटता क्रम है और तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। यानी कि बैगनी की आवृत्ति सबसे कम है, लाल की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और तरंगदैर्ध्य की बात करें तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा बैगनी की है और लाल का सबसे कम है, ठीक है। नहीं, इसमें उल्टा मैंने बोल दिया, लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है और बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है, और लाल की आवृत्ति सबसे कम है और बैगनी की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे जितने लिखे हैं आप इनको रट लीजिएगा, ऐसे ही बार बार PDF से रिवाइज करिएगा ताकि भूले ना, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन से होते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल हो जाना और अंतरिक्ष का काला दिखना, ये सब के सब प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन होता है। बाल्टी में पड़ा सिक्का तली में ऊपर उठा हुआ दिखता है, ये भी प्रकाश का अपवर्तन है।
पानी में डूबी हुई क्षण का टेढ़ा दिखना, यह भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हीरे का चमकना, ये बार बार पूछा जाता है ये, और रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। कांच का जो चटका हुआ भाग है वो अधिक चमकीला दिखता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पानी में पड़ी परखनली का चमकीला दिखना और पानी में चमकते बुलबुले। तो आप इसमें एक ट्रिक पहचान पा रहे होंगे, जहाँ पे भी चमकना या चमक इस टाइप की बात होगी, मृग मरीचिका भी चमकती है, खीरा चमकता है, ये चमकीला भाग होता है। परखनली में चमकीला दिखना, पानी में बुलबुले चमकीले दिखते, जहाँ पे इस टाइप की बात आएगी, मतलब एक तरह से ज़्यादा चमके, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती हैं। अब यहाँ पे कुछ मापक यंत्र दिए गए हैं, आप सब उसको अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमने अभी देख लिया था ऊपर, रेन गेज से वर्षा मापते हैं। वोल्ट मीटर जो है वो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को मापता है, ठीक है। विद्युत धारा को नहीं मापता है, विद्युत धारा को एमीटर मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति है या नहीं ये बताता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे ऐसी फैक्ट लिखा गया है कि एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है, यानी कि दूरी जो है मापक वर्ग का 9 × 4 6 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसक होती है। मैं आपको ये बस बताना चाह रहा हूँ, प्रकाश वर्ष और पारसक ये दोनों के दोनों दूरी की इकाई हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक पारसक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब यहाँ पे कुछ मूल राशियाँ हैं, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मूल राशियाँ आप सबको पता है 7 होती हैं, और इन्हीं मूल राशियों से बाकी सभी के सभी व्युत्पन्न राशियाँ उत्पन्न होती हैं। और तो ये आपको याद रखना है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, और मीटर कैसी राशि, मूल राशि है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड, ताप का केल्विन। याद रखिए, ताप का डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं होता है, यानी मूल राशियों की बात करें तो। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं। तो ये मात्रक जो है ये मूल मात्रक हैं, ये भी आप याद रखेंगे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। हालांकि ये सब 9th और 10th का सवाल है, पर आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ यंत्र लिखे गए हैं, और वो यंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। भाप का इंजन जो है वो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। रॉकेट, ये बार बार पूछा जाता है, रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पे काम करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। क्रिया और के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो रॉकेट जैसे ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ता जाता है, तो जितना आगे बढ़ता है उतना ही नीचे वो जलता रहता है, तो इसीलिए वो न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है। वायुयान जो है बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे कार्य करते हैं, और नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पे कार्य करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को, ध्वनि, मापक इकाइयाँ और तरंग वगैरह से क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उन सबको हमने देख लिया है, ठीक है। और जो भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमने देखा है, ठीक है। आपने हमारी अगर बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सब की मैंने प्लेलिस्ट बना दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप सब देखें। पुराने वाले वीडियोस भी, मतलब जो भी है टॉप 26 सीरीज़ वाले वीडियो हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने हिंदी की सीरीज़ शुरू कर दी, और हमारी जस्ट इंग्लिश अभी शुरू होने वाली है। तो उन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सब ने नहीं किया, जो भी नए लोग हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ से ये सारी PDF में डाल देता हूँ, ताकि आप लोग बार बार रिवाइज कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।